सिंध के एक नवाही गांव में एक हवेली के अंदर शबाना बेगम के सामने घुटनों के बल 2 लोग बैठे थे, जिनके साथ एक 7 साल की लड़की भी थी, जो हैरत से गर्दोपेश का जायजा ले रही थी। शबाना बेगम ने आगे बढ़कर निहायत ही शफकत से इस बच्ची के सर पर हाथ रखा था। तेरी बेटी बहुत सोनी है ज़ेबो, संभाल कर रख, जमाना अच्छा नहीं है। ना बड़ी सरकार, आपके और बड़े सही के होते हुए हम सबको कुछ ना होगा। बस आपका शुक्रिया करने आए थे। आपने गांव वालों को राशन और उनकी जमीनें वापस दिला दी। खुदा आपको बड़े सही को छोटे सही को हमेशा खुश रखे। वो बच्ची हैरत से अपने माँ बाप को इस खूबसूरत शफीक औरत के सामने सर झुकाए देख रही थी, जिसने घाघरा चोली पहनी हुई थी, चादर सर पर टका रखी थी, नाक में बड़ा सा कोका पहना हुआ था। अपनी छोटी छोटी हरी आंखों से वो इसे गौर से देख रही थी कि अचानक इसकी माँ ने इसकी आंखों के सामने कपड़ा डाल दिया, इसका अपना घूंघट निकाल लिया और थोड़ा सा घूंघट उठाकर अपनी माँ को देखा। बड़ा सही और छोटा सही आ रहे, इनके सामने चेहरा नहीं दिखाना, समझी? इस बच्ची ने इसी तरीके से चादर उठाए सामने देखा, जहाँ बड़ा सही काले लिबास पर काली चादर ओढ़े, सर पर सिंधी टोपी पहने एक 7-8 साल के बच्चे का हाथ पकड़े आ रहे थे। वो आकर बैठ के जब ज़ेबो उर्फ ने बड़े सही छोटे सही के पैर छुए, इस बच्ची से भी यही करने को कहा गया था। बड़े सही के बाद वो जैसी छोटे सही की तरफ मुड़ी, एक ख्याल आया, अम्मा बड़ा सही तो बड़े हैं इसीलिए पैर छू लिए, लेकिन छोटे सही तो मेरे जितने हैं, इनके साथ तो हाथ मिलाना चाहिए जैसे फिल्मों में करते हैं। बच्चे की बात पर बड़ी सरकार और बड़ी बेगम तो हंसी दिए, मगर ज़ेबो और उर्फो परेशान हो गए। बेटे ये मालिक है, इसीलिए मालिक तो बड़े सही है ना, छोटे तो नहीं ना अभी बने, तो मैं क्यों लगाऊं इनके पैरों को हाथ? इसने बाजू कमर पर टका कर कहा। जब छोटे सही दिलबंद रजा ने थोड़ा सा झुककर घूंघट से इसका चेहरा देखना चाहा, जो इसने छुपा लिया। मेरा है पर मुझसे छुपा है क्यों तेरा मुखड़ा? तू ना लगा पैरों को हाथ, तुझे माफ किया। बड़े सही ने हंसकर इसके सर पर हाथ रख दिया था। लोग जाने लगे जब दिलबंद ने इस लड़की के पीछे दौड़ कर गया था। जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर मुसाफा कर लिया, जिस पर इसकी लड़की की हरी आंखें घूंघट के पीछे फैल गई। छोटे सही आपने मुझे छुआ? आज से हम दोनों दोस्त। घूंघट के पीछे से इश्क पनप रहा था और बाहर भंवरा फूल को देखने की जुस्तजू। जैसे वो घूंघट उठाने लगी, इसकी माँ की आवाज आ गई, जरी आजा पुत्र। घूंघट वैसे निकाले वो भाग गई थी, मगर अपने पैरों की बाजेब की झनकार से दिलबंद का दिल जरूर बंद कर गई थी। वो मुंह बसोरता मुड़ा, अम्मा सही ये कौन थे? मजारे पुत्र, हमारे मजारे थे, हमारे जमीनों पर काम करने वाले, यानी अम्मा सही हमारे नौकर। बचपना था, मासूमियत थी। ना पुत्र, ये हमारे नौकर नहीं, हम इनके नौकर हैं। ये लोग तो अजीम हैं, जो सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो या आग, कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं करते। फसलें ये उगाते हैं, हम इनकी बनाई फसल खाते हैं। अब तू ही बता, ये नौकर हुए नहीं तो ये तो हबीब हुए, समझे दिलबंद? किसी राजा की ताकत को कोई हथियार या पैसा नहीं होता, इसकी राया इसकी अवाम होती है। इन लोगों से मोहब्बत करना हमेशा। छोटे से मुस्कुराते चेहरे ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से जरी गई थी, और ज़ेरे लब कहा, मोहब्बत रूहों तक को झंझोड़ कर इसकी रवानी जाती है, जब तड़पते हुस्न पर रूज की जवानी आती है। 18 साल बाद रजा शाह की हवेली में फायरिंग की आवाज गूंज रही थी। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। दिलबंद ने पूरे सिंध में BSc में टॉप किया था और वो अब आगे तालीम हासिल करने जा रहा था। तमाम लोग खुश थे, खुद भी वो। मासूमियत का शहजादा बिना नेवी ब्लू कलर की शलवार कमीज की आस्तीन मोरे इन सब के दरमियान खड़ा था। गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, दिलनशीन मुस्कुराहट, कुछ आंखें, मासूमियत की इंतहा। वो खूबसूरत और शांत था, तो कोसे कजा जैसा। शबाना बेगम इसके सदके वारे जा रही थी। 5 देगों को वो अब तक हाथ लगा चुका था, जो गरीबों में बांट दी गई थी। 5 अभी और पड़ी थी। कान का पिछला हिस्सा काले नुक्तों से भर चुका था। नजरें उतारी जा रही थी, मगर नजर मतलाशी थी किसी की अपने वहां दोस्त की। मगर 18 साल हो गए वो नहीं आई, मगर इसकी पाजेब की झनकार इसे अभी भी सुनाई देती थी। जश्न के बाद पूरे इलाके में खुशियां बांटने के बाद वो लोग अपने कमरे में पैकिंग कर रहे थे। इसकी माँ चादर का पल्लू मुंह में दबाए रो रही थी। जी अम्मा साईं, मुझे ना बहुत सारा पढ़ना है, इसीलिए जाना जरूरी है। तेरी माँ तेरे बगैर कैसे रहेगी दिलबंद? पल्लू से आंसू साफ करते हुए गिला कर रही थी। इसने हाथ में पकड़ा हैंगर वहीं छोड़ा।
इन्हें दोनों कंधों से थाम लिया था। अम्मा सही के बगैर तो दिल बंद भी नहीं रह सकता, मगर मेरे मुस्तकबिल के लिए तो अम्मा सही कुछ भी कर सकती है ना। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया था। तो बस ठीक है, मैं वहाँ जाकर फोन करूंगा रोज 2 बार, फिर खुश हो जाना। आप ये फोन रखो। इसने इनके हाथ में एक स्मार्टफोन दिया था। अर्तशा से कहना तुझे चलाना सिखा दे, इससे तो मेरी शक्ल भी देख सकेगी, रोज खुश। उन्होंने इसे लंबे चौड़े से फोन का उलट पुलट कर देखा। जब इसने अपने फोन से कॉल मिलाई, अम्मा सही के हाथ में मौजूद फोन बजने लगा। दिलबंद ने इसे कॉल उठाई तो सामने बैठे दिलबंद की सूरत फोन में नजर आने लगी। अरे दिलबंद, तू तो इधर भी है उधर भी, ये कैसे? जिस पर दिलबंद अपनी माँ की मासूमियत पर खुश हो रहा था। अम्मा सही जादू है, बस अब तू खुश हो जा, मेरी सूरत न तुझे शहर से भी नजर आने की। इसका माथा चूमकर वो खुश हो गई थी। अच्छा दिलबंद, तू तो पूरे सिंध में अव्वल आया है, तो तेरा नाम वो जो कप क्या कहते हैं ट्रॉफी होती है वो कहाँ है? अम्मा सही, इस मुकाम पर ट्रॉफी नहीं मिलती, अखबार पे तस्वीर आती है जैसे मेरी आई है। तो अव्वल, दोम और सोइम कौन आए हैं? इनकी बात पर इसने अखबार उठाया। अम्मा सही, दोम तो कोई लड़की आई है, रोजीना आरफ, इसने अपनी तस्वीर नहीं दी। सोम कोई लड़का है, असफंदयार, इसने तस्वीर दी है, ये देखो। इसने अम्मा सही के सामने अखबार की। ये लड़की अपनी तस्वीर क्यों नहीं दी? अम्मा सही शरीफ पर्देदार होगी ना, इसीलिए। जिस पर अम्मा सही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे भी तेरे लिए ऐसी बहू चाहिए जिसका मुखड़ा किसी ने न देखा हो। इनकी बात पर वह खिलखिलाकर हंस दिया था। फिर अखबार पर एकदम नाम पड़ा, रोजीना आरफ। जरी के अब्बा उठ जाना, सूरज सर पर चढ़ आया है, भैंसों का दूध निकाल ले, तकल्लुफ में है वो। जेबो सुबह सवेरे चीख रही थी। छोटा सा कच्चा मिट्टी का बना मकान जहाँ जानवर इंसान एक साथ रहते थे, मगर मखसूस जगह पर सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। घर के कोने में बना छोटा सा किचन, जहाँ मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी की आग जलाए जेबो तवे पर रोटियां डाल रही थी। एक अचानक छमछम की आवाज सुनकर सामने देखा तो बाल्टी उठाए वो भैंसों की तरफ जा रही थी। जेबो भागकर इसके पास गई। जरी पुत्र, क्या करने लगी है तू? अम्मा, दूध निकालने लगी हूँ, अब्बा को सोता रहने दे, रात पानी लगाकर देर से आया था, दूध मैं निकाल लेती हूँ। ना मेरी सोनी थी, तू ना कर, तेरे गोरे चिट्टे हाथ इन कामों के लिए नहीं रखे हैं, तू ना बस सजा संवरा कर। जरी ने हरी मुस्कुराती हैरतज़दा आंखों से अपनी मासूम माँ को देखा था। अम्मा, ये जो मट्टी और जानवर, भैंस और लकड़ी की आग है ना, ये हमारी औकात है। जरी को औकात में रहना बहुत पसंद है, चाहे जितनी मर्जी पढ़ लिख जाओ। आज भी मुझे कोई पेंडू ही कहता है ना तो फख्र होता है। ये जो भैंसे है ना, मेरी माँ है, तेरे दूध में सिर्फ मेरा हिस्सा होता है, बांटना नहीं पड़ता। मगर जब ये इन्होंने मुझे अपने बच्चों के हिस्सों में से दूध पिलाकर यहाँ तक पहुँचाया है, कहत में भी जरी को कभी भूखा नहीं रहने दिया। मैं हूर भी होती ना तो फिर भी इन भैंसों का गोबर उठाने में शर्म ना करती। लोग इनकी अजमत को क्या जाने। जेबो ने मुस्कुराकर इसका माथा चूमा था, जिस पर इसके गुलाबी होंठों पर एक मुस्कान आ गई थी। कितनी सोनी सोच है मेरी दीदी। हाय रब्बा, तू तो तवे पर रोटी डाल कर आई थी। जेबो भाग गई। बस इसी सोच से तो दुनिया जीतती है, और छोटे सई को मैं पता नहीं कैसे दिखती होंगी। बचपन में तो हसीन दिखते थे। वो भैंसे बातें करती दूध निकाल रही थी। जब आवाज आई तब अगर तू ये घूंघट उठाकर इन्हें अपना मुखड़ा दिखा देती तो तेरी हरी आंखों में उलझ जाना था उन्होंने। आवाज सुनकर इसकी बाल्टी गिरने वाली थी। सामने डंडे के साथ बख्त उर्फ बख्तू लटक रही थी। फिट्टे मुंह तेरा बख्तो, अभी सारा दूध गिरा देना था। गिर तो रही थी छोटे सई की इश्क में, देखना तू। छोड़, तुझे तो इनका असली नाम तक भी नहीं पता। इनका असली नाम क्या है? इसने इसके मुंह पर हाथ रखा। ना बता बख्तो, मुझे शर्म आती है। इनका नाम मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बचपन में दोस्त कहा था मुझे नाम तो बता देंगे, या शायद इन्हें याद भी ना हो कि कोई जरी तब से इनकी इश्क में बांधी है। तू ये मुखड़ा दिखा इन्हें, तेरे इश्क में पागल ना हो गए तो मेरा नाम भी बख्तो नहीं। ना इश्क में धोखाधड़ी ना करती मैं, अगर वो मेरे ना हुए तो घूंघट में छुपी जरी के भी हो जाएंगे, ना हुए तो परी बनकर भी आगे तो ना होंगे। इतने बड़े खूबसूरत मालदार हैं, हम जैसी लड़कियों के लिए ना होते तो हमारी तो हसरत ही रह जाती। लेकिन अगर छोटे सही मेरे हुए तो दिन रात इनकी इबादत किया करूंगी। मगर वो भंवरे हैं, इनकी किस्मत में कोई गुलाब हो। हाँ, इनकी किस्मत में कोई रोजीना ही होगी। इस बात पर वो दोनों खिलखिलाकर हंस दी थी। दिलबंद जाने से पहले अपने मवेशियों के पास आया। एक गाय के सामने इसके माथे पर हाथ फेर रहा था। वो तो खुशी से पूंछ हिला रही थी।
इधर ना अम्मा सही के बाद सबसे ज्यादा तुझे याद करूंगा। मेरे ये शहरी लोग तेरी अजमत क्या जाने कि तू कितने एहसान करती है हम पर, अपने बच्चों की तरह दूध पिलाकर पालती है, हमारी दुआ दारू जरूरतों को पूरा करने के लिए कसाई की छुरी के नीचे आ जाती है मगर उफ नहीं करती। यही खास बात है कि तुझे खुदा की राह में दिया जाता है। जबान ना अकल मगर जो तुझसे प्यार करे लाड करते हैं तो इनसे। इससे बातें कर रहा था कि वो ऐसे पूंछ हिला रही थी जैसे सब समझ रही हो। अब चलिए छोटे सही, वक्त हो रहा है। पीछे शनावर मुस्कुराता बैग लिए खड़ा था। शरारत से इसके पास आया। मिल गया वक्त तुझे अपने छोटे सही से मिलने का। मुझे तो लगा बख्तू के साथ बख्त ही बना रहा होगा। इस पर वो हंसकर सर झुका गया था। वो लोग निकलने लगे जब शनावर को कुछ याद आया। सुन बख्तू, ये दूध ना शरीफा खाला के पास लेकर जाना है। आया दे आए, मामा आता ही होगा, मैंने हवेली जाना है। दूध की बाल्टी ढककर उठाने लगी थी जब बख्तू ने हाथ पकड़ लिया। कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों लोग तांगे पर सवार थे। जरी ने फिर घूंघट निकाल लिया रखा था। दिलबंद गाड़ी में मुस्कुरा रहा था जब दोनों गाड़ियां क्रॉस कर गई। दिलबंद ने एक बार गौर से इस घूंघट वाली लड़की को देखा और मुस्कुरा दिया, जबकि जरी का दिल जोर से धड़कने लगा जब इसे तांगा रोका। चाचा रुक जाएं, चाचा ये जो सामने गाड़ी गई है कौन था? ये छोटे सई की गाड़ी थी, शहर गए हैं पढ़ने के लिए। तांगे से उतरी गाड़ी के टायरों की मट्टी हाथों में उठाई, तांगे पे बैठ गई। मेरी औकात बस इतनी है छोटे सई। वो शहर पहुंच गए थे। शनावर से छोड़कर जा चुका था। कल से कल क्लासेस स्टार्ट थी। थका मानद हॉस्टल के कमरे में पड़ा था। आंखें बंद की तो एक घूंघट ज़दा चेहरा सामने आया। वो तू ही थी ना सरी, आज भी मुझे तेरा चेहरा देखने की ख्वाहिश है। शनावर ने बताया था कि बख्तो कहती है जंग सियाल की हीर से सोनी है तू। खैर मैं तो शहर आ गया यहाँ, मुझे ना जुरीना से मिलना है। कौन है वो जिसके नाम पर मेरा दिल उछल जाता है? इन्हीं सोचों से जूझता सो गया। अगले दिन उठा तो शहरी बाबू लग रहा था। जल से बालों को बनाए वो देसी बाबू ही तो था जो इंग्लिश फराटेदार बोलता था। यूनी आया यहाँ तो तमाम स्टूडेंट सामने मौजूद थे मगर इसकी नजर मतलाशी थी, वो नहीं थी। तो तुम दिलबंद रजा शाह हो ना जिसने इस साल टॉप किया? एक लड़के ने मुस्कुरा कर कहा। जी मैं ही हूँ वो। मुबारक, बहुत मुबारक हो। वो देखो असफंद यार है जो थर्ड आया है। इसने सामने की तरफ इशारा किया जहाँ ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट लंबा कद कंधे में बैग अटकाए थोड़े लंबे बालों में हाथ फेरता हुआ महवे गुफ्तगू था। अच्छा जो लड़की सेकंड आई है रोजीना आरफ, वो कहाँ है? भाई इसके बारे में तुम इन लड़कियों से पूछो, वो इसके साथ थी। शुक्रिया अदा कर वह हिचकिचाता हुआ आगे बढ़ा था। एक्सक्यूज मी। तीनों लड़कियां एक साथ पलटी। ओ माय गॉड, दी टॉपर दिलबंद रजा शाह, वो चीखने लगी थी। जब डर कर थोड़ा पीछे हो गया। जी शुक्रिया, वो जो लड़की सेकंड आई है रोजीना आपकी दोस्त, वो कहाँ है? हाँ रोजीना, मिस्टर रोजीना की शक्ल तो आज तक हम लड़कियों ने नहीं देखी। तो आप लड़के होकर रोजीना से मिलना चाहते हो? शरीफ पर्दा करती है, एडमिशन इधर ही लिया है इसने। ये लो वो आ गई। इसने सामने गेट की तरफ देखा जहाँ बाइक से एक सफेद बुर्का पहने सफेद हिजाब नकाब किए पुरकशिश आंखों वाली हाथों पैरों मुतक को छुपाए अंदर आ रही थी, जिसकी जानब सब मुतवज्जा हो गए थे। हद के असफंद यार भी इसी को देख रहा था। दिलबंद ने तो पलके मुसल्लस के तीनों टुकड़े एक दूसरे की जानब बढ़ते जा रहे थे, कंधे पर बैग अटकाए। वो आगे बढ़े। जब वो दोनों के बीच बुर्का संभालती निकल गई, वो दोनों इसे तकते रह गए। जब असफंद यार दिलबंद की जानब मुतवज्जा हुआ। दिलबंद रसा, इसने मुड़कर इसे देखा। मुस्कुराता हुआ गोल चेहरा, दाढ़ी के बगैर भारी जिसामत, जो हाथ बढ़ाते खड़ा था। दिलबंद ने आखिरी हाथ मिला ही लिया। मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो दोस्त। दिलबंद ने अजल से मासूम चेहरे से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया, ये जाने बगैर कि वो दोस्ती सी जो खून से रंगने वाली है। क्लास में भी सबका तारफ हो रहा था। वो दोनों रोजीना को देखने लगे। जब दिलबंद तो लेक्चर की जानब मुतवज्जा हो गया मगर असफंद यार रोजीना ही को देख रहा था। क्या बात है असफंद यार, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई इससे? अपने हाथों से इसके बुर्के हिजाब की एक एक पट्टी खोलना चाहता हूँ मैं, सिर्फ एक रात के लिए, बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हैरत की बात है, तुम्हें तीसरा मुकाम दिया किसने है? जो इंसान इतनी तालीम हासिल करने के बाद ये नहीं जानता कि किसी लड़की के बारे में बात कैसे करनी है, इसकी कैसे इज्जत करनी है। तो लानत है इसी तालीम पर। असफंद यार के पीछे बैठे दिलबंद को आग लग गई थी। तुम्हें इतनी आग क्यों लग रही है? कहीं तुम्हें तो मोहब्बत नहीं हो गई इससे? इसने गहरा सांस लेकर जरीना को देखा जो नकाब की नजरें झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ थी। सफेद नकाब इसकी आंखों के गिर्द रंगत स्याह थी मगर आंखें ही डुबोए जा रही थी से। मेरा है पर मुझसे छुपा क्यों तेरा मुखड़ा? किसी मर्द औरत के बीच कोई रिश्ता ना होने से पहले भी एक रिश्ता होता है।
جسے عزت ادب احترام کہتے ہیں۔ ہماری اماں سائیں کہتی ہیں کہ اصل مرد وہ ہے جس کی نظر عورت کو دیکھ کر جھکنا جانتی ہو، اسے عزت دینا جانتی ہو۔ میرا ان کا وہی رشتہ ہے، احترام کا۔ جہاں تک رہی محبت تو وہ تو قسمت ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی بےزتی کی تھی، جو اسفندیار سمجھ گیا تھا، گھورتا ہوا آخر دیکھنے لگا۔ کلاس کے بعد وہ باہر کی طرف جا رہی تھی جب اسفندیار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے وہ چھوتا دلبند نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسفندیار نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ کہا نا عزت کرنا سیکھو ورنہ دلبند لوگوں کے دل بند کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ منظر اچانک موڑی زرینا نے بھی دیکھ لیا تھا۔ دلبند کی باتیں اس نے پہلے بھی سنی تھی، اب بھی نقاب کے پیچھے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمام مشرق مرد نہیں کھوئے ابھی، چلی گئی۔ اسفندیار نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ یار تو غصہ ہی کر گیا، یہاں یہ سب چلتا ہے، چلا کینٹین میں کچھ کھاتے ہیں۔ اسے گھسیٹ رہا تھا جب اس نے انکار کر دیا۔ وہ کتابیں اٹھائے میدان کی طرف بڑھ گیا، ایک درخت ڈھونڈا، فون نکالا، اماں سعید کو ویڈیو کال کر دی۔ سلام اماں سعید، کیسی ہیں آپ؟ ہائے ماں صدقے جائے میرا رانجھا خیر خیریت سے پہنچ گیا۔ اماں سعید نے اسکرین میں سے ہی اس کی بلائیں لے لی تھی۔ ہاں جی اماں سعید پہنچ گیا، پہلا دن بھی بہت اچھا گزرا۔ اماں سعید وہ لڑکی بھی مل گئی، روزینہ عارف۔ اماں وہ شرعی پردہ کرتی ہے، بالکل ویسی جیسی تو کہتی تھی، اس کا مکھڑا کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا پر میں نے تو پوچھا ہی نہیں، تو دیکھنا چاہتا ہے؟ نہ اماں، مجھے کوئی لگاؤ نہیں اس کے چہرہ دیکھنے میں، مگر اماں یہاں بہت عجیب لڑکے ہیں جو عجیب باتیں کرتے ہیں لڑکیوں کے بارے میں۔ دیکھ دلبند، اگر تیرے سامنے کسی لڑکے نے کسی لڑکی پر ایک حرف بھی کسا تو چپ رہا تو دیکھ اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ بڑے سعید نے سنجیدہ تیرا چہرے سے کہا ہے۔ وہ اچانک آ گئے تھے۔ عورت کی عزت مردوں پر امانت ہوتی ہے، خیانت نہ کرنا دلبند۔ جی ابا صحیح، اسی لیے تو منہ توڑ جواب بھی دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جس مرد سے باہر عورت محفوظ نہیں، اس کا خطرہ گھر پر بھی منڈلاتا رہتا ہے۔ اچھا اماں صحیح، میں فون رکھتا ہوں، پھر بات کروں گا۔ اس نے فون رکھ دیا تھا جب اچانک درخت کی اور سے نقاب پوش چہرہ نکلا تھا۔ معذرت، میں نے آپ کی باتیں سن لی۔ اسے دیکھ اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ آپ کی اور اسفندیار کی باتیں بھی سنی میں نے، صحیح مقام ہے آپ دونوں کی، وہ تیسرا رہ گیا آپ کی ہر سوچ کے ساتھ اول۔ بات مقام کی نہیں محترمہ، مقام دیکھ کر سوچ نہیں آتی، سوچ دیکھ کر مقام ملتا ہے۔ ہمارے ابا صحیح نے بچپن سے سکھایا ہے کہ عورت سکون ہے۔ ہمارے شاعر بھی تو کہتے ہیں وجود زن سے تصویروں میں کائنات میں رنگ، اس کا مکھڑا ہی تو ہوتا ہے جسے دیکھ کر مرد اپنی تھکان بھول جاتا ہے۔ اسے ذلیل کریں گے تو کہاں کے مرد ہیں، کیا ظرف ہے ہمارا۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی دلبند، آپ کا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ دلبند یعنی کہ پرکشش، یعنی دل چرا لینے والا، بالکل نام جیسے ہیں آپ۔ اسے حیرت میں چھوڑ کر وہ خود بھی چلے گئی تھی، برقع ہلاتی سنبھالتی۔ کلاسیں شروع ہو گئی تھی۔ اسفندیار جا بجا زرینا کے پیچھے رہتا اور زینہ معصوم خاموش دلبند کے پیچھے۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب پیچھے سے اسفندیار اسے دیکھتے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑائی، آگے بھاگی۔ جب اتر کر دلبند نے اندر لگ گئی، اس کے سینے سے لگی، ہاتھ پیچھے اس کی پشت پر باندھ لیا۔ اسفندیار کے تن بند میں آگ لگ گئی۔ دلبند یہ میرا پیچھا کرتا ہے، ہانک لگاتا ہے، تنگ کرتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ دلبند نے نرمی سے خود سے لگایا۔ محترمہ آئندہ ہمارے قریب ایسے مت آئیے گا اور جائے یہاں سے، اس نے دبے ہوئے غصے میں کہا تو وہ چلے گی۔ اسفندیار کی جانب مڑا۔ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، میری معصومیت شریف پان صرف شریفوں کے لیے، ورنہ ابا صحیح نے کولی شہر کو دماغ میں بھی اتارنی سکھائی ہے۔ اس کی بات پر اسفندیار نے 2 انگلی سے بندوق بنا کے اس کے ماتھے پر رکھی اور مسکرا دیا۔ اور میرے ڈیڈ نے شہاں